FNS न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सारिका जसूजा गर्ग। साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इनेलो नेता चौटाला जी। चौटाला जी को हर कोई जानता है, छोटा भी बड़ा भी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि इनको कोई परिचय देना होगा तो वो गलत होगा, क्योंकि हर कोई इनके बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ही गहराई से जानता है। ओम प्रकाश चौटाला जी इनके पिताजी हैं और देवीलाल जी के ये पोते हैं। जैसे देवीलाल जी दृढ़ निश्चय वाले थे, जो कहते थे वो करते थे, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू ये भी ऐसे हैं। चौटाला जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मौके पर हमारे साथ यहाँ पर हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चौटाला जी को ये कहना चाहूँगी, आज FNS न्यूज़ का फर्स्ट डे है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, चौधरी देवीलाल जी दृढ़ निश्चय वाले थे, मजबूत इरादे वाले थे, बिल्कुल आप भी वैसे ही हैं। आपकी राजनीति के बारे में सबको हूबहू वही पता है जो आप सोचते हैं और जो जनता को दिखाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने दादरी जैसे छोटे शहर के अंदर भी एक अच्छा चैनल शुरू किया। और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दादरी की, इसके आसपास के इलाके की लोगों की जो समस्याएं हैं, जो सरकार तक किसी वजह से पहुँच नहीं पाती या सरकार किसी चीज़ को लेकर के इलाके के लोगों की अनदेखी करती है, उसके लिए मैं उम्मीद करूँगा कि आपका चैनल जो है अच्छे ढंग से सारे लोगों की बातों को सुन करके और न केवल दादरी के लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाएगी, बल्कि सरकार तक दादरी के लोगों की आवाज़ को आप पहुंचाने का काम करोगे, ये आपसे उम्मीद करते हैं। 36 बिरादरी की बात अगर मैं करूं तो देवीलाल जी 36 बिरादरी को लेकर चलते थे और हितैषी रहे हैं किसानों के। उसी तरह से ही चौटाला जी भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस बारे में ये जो छोटी सी कहानी होगी, इन्हीं की जुबानी से मैं सुनना चाहूँगी। चौधरी देवीलाल ने अपने पूरे जीवन में हमेशा गरीब की, कमज़ोर की, कमेरे की, किसान की लड़ाई लड़ी। पहले तो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है स्कूल से पढ़ते हुए आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। देश आज़ाद होने के बाद जहां हम ये उम्मीद करते थे कि अब हर वर्ग के लोगों के लिए आज़ादी के बाद सरकार जो है कोई अच्छे कदम उठाएगी, अंग्रेज़ की सरकार चली गई, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई थी जो लोग केवल पूंजीपतियों की बात को सुनना पसंद करते थे। फिर इस देश के अंदर किसान की अनदेखी हुई और उसके लिए चौधरी देवीलाल ने देश आज़ाद होने के बाद फिर उस किसान को कैसे उसकी पहचान बने, कैसे किसान की बात को सुना जाए, उसके लिए उन्होंने लड़ाई शुरू करी और आखिरी पड़ाव तक उन्होंने किसान के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलवाने का काम किया। आज के जो हालात हैं, आज जिस ढंग से 3 कृषि के नए काले कानून बने, जो ज़बरदस्ती थोपे गए, जिसको लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में किसान जो अपने ढंग से आज आंदोलन कर रहे हैं, आज इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का किसान जो है लाखों की संख्या के अंदर राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर जो दिल्ली को लगता है वहाँ बैठा है, हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पे है, यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पे है, इसी तरह सिंगू के बॉर्डर पे बैठा है, पलवल के बॉर्डर पे बैठा है, जो लगातार ये कह रहा है कि आप ये अपने कानून वापस ले लें और MSP का कानून जो आपने वायदा किया था सरकार ने, खास करके देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अब किसान कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट को भी लागू करो और MSP का कानून बनाओ ताकि किसान को उसकी फसल के सही भाव मिल सके। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बात
चौटाला जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर कोई कहे नहीं इस बात पे शक है, तो मैं कहूँगी जी नहीं, इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं है। ये बात बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सटीक बैठती है। किसानों के कानून से आहत होकर इन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस बारे में ये खुद क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। ये तो बहुत छोटा पद था मेरे लिए। एमएलए का पद कहीं कोई मायना नहीं रखता। हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसानों के हित में अनेक दफ़ा बड़े पदों को ठोकरें मारी, अनेक लड़ाई लड़ी। मेरे सामने भी जब विधानसभा में इन तीनों कृषि के कानून के ऊपर सरकार मोहर लगा रही थी, तो दो रास्ते बचे थे। एक तो ये था कि मैं उस सदन में बैठ कर के कहीं इन लोगों के द्वारा जो इस तरह के कानून पे मोहर लगाई जा रही थी, उसको चुपचाप बैठ कर के औरों की तरह उस चीज़ को सहन करता। दूसरा ये था कि ऐसे सदन को ठोकर मार के आऊँ जिसमें किसान की अनदेखी हो। तो मैंने ये फैसला किया कि मुझे ऐसे सदन का सदस्य नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसे सदन को छोड़ देना चाहिए और किसान के साथ जाकर के खड़ा होना चाहिए, ताकि किसान के साथ न्याय हो सके। इसलिए मैंने ये फैसला किया था। मजबूत इरादे और बढ़ते कदम के साथ राजनीति में चलते हैं और अपने छोटों को भी हमेशा से सलाह देते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें, ये हरियाणा के ही नहीं बल्कि देश के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, किसानों के हितैषी कहलाए हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगी। ये वक्त ऐसा है जो कि बहुत सुखद है। ओम प्रकाश चौटाला जी अब वापस आ गए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? चौटाला साहब के साथ एक षड्यंत्र के तहत केंद्र की सरकार, सीबीआई और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने मिलकर के उनको 10 साल की कैद कराई थी। और उन्होंने तो जो कैद एक षड्यंत्र के तहत हुई, उसमें जो आरोप लगाए गए, उनमें एक आरोप ये भी था कि उनको भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा की गई। और जिस कोर्ट ने पहली सज़ा करी थी, उस कोर्ट ने खुद ने ये बात स्वीकार करी कि कहीं कोई एक नए पैसे का लेन देन नहीं है। अगर पैसे का लेन देन नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ है? क्योंकि षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं उनको फंसा करके, उनका तो एफआईआर में नाम भी नहीं था। उनका नाम तो एफआईआर में भी 2 साल बाद 120B में 2 साल बाद डाल करके एडिशन करके और उनको इसमें फंसाया गया था। अब चौटाला साहब ने अपनी सज़ा पूरी कर ली और अब वो आज़ाद हैं पूरी तरह से। बहुत जल्दी कार्यकर्ताओं के बीच में आएंगे और फिर हरियाणा में एक नई, जो हरियाणा को पिछले 10 साल से इन्होंने लूटने का काम किया बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के। आपकी बात को इंटरप्ट करते हुए मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश देखा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस दिन वो कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे, आज की डेट में तो हॉस्पिटल में है, उनके हाथ में फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने उनको आराम की सलाह दी है, लेकिन जैसे ही डॉक्टरों ने कहेंगे, इजाज़त देंगे, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। और जब कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे तो उस दिन हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं आपसे कहूँगा कि जब दादरी आए तो आप उनको ज़रूर जा कर के कवर करें, ज़रूर जा कर के आप स्वयं अपनी आंखों से देख कर के कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उस दिन आपको वहाँ नजर आएगा। ओम प्रकाश चौटाला जी यानी कि आपके पिताजी की जो एंट्री हुई थी, राजनीति में प्रवेश हुआ था 1970 में हुआ था, और अब एलनाबाद सीट को आप किस नज़र से देखते हैं, जानना चाहते हैं हमारे दर्शक और हम मीडिया कर्मी भी जानना चाहते हैं। एलनाबाद का तो उपचुनाव सरकार करा ही नहीं रही, कोविड का बहाना कर रही है। समय तो पूरा हो गया, 6 महीने मुझे रिजाइन किए हुए। उनको चुनाव कराना चाहिए आज की तारीख में। इसलिए चुनाव से सरकार भाग रही है कि चुनाव में सरकार की तरफ से जो कोई उम्मीदवार आएगा, लोग उसकी जमानत जब्त कराएंगे। और केवल जमानत जब्त नहीं, मुझे लगता है कि कोई सरकार का मंत्री या चीफ मिनिस्टर एलनाबाद में जाकर के वोट नहीं मांग पाएगा। लोगों के विरोध का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा और ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि उसका भी कोई ना कोई आड़ लेकर के, बहाना लेकर के उस चुनाव को ये पोस्टपोन कराएं।
तो क्या इस बात पर आपको श्योरिटी है या फिर आप खुद इस चीज़ पे अंदेशा लगा रहे हैं? ये अंदेशा क्या है, श्योरिटी है, ये तो सच्चाई है, कोई छुपी हुई चीज़ें थोड़ी है। हम 33 साल से राजनीति में, हम इस चीज़ का तो 100% अंदाज़ा लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर किसी ने कहा है कि ये राजनीति के धुरंधर हैं तो इनकी इन्हीं बात को सुनकर मैं भी कहूँगी कि जी हाँ, ये राजनीति के धुरंधर ही हैं। अगली बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि फर्स्ट लहर आई थी कोरोना की, सेकंड लहर आई थी और अब थर्ड लहर बिल्कुल संभावित है महाराष्ट्र में, और यहाँ हम फरीदाबाद में भी इसके केसेस सुन रहे हैं। इस समय हम कोर हरियाणा में बैठे हैं, चरखी दादरी में बैठे हैं, यहाँ पर भी आने की पूरी संभावना है कि आ सकती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि पार्टी या फिर हमारी भारत सरकार, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार ने तो जो सेकंड फेज आया था हमारे सामने, उसमें तो सरकार के हाथ पांव फूल गए थे, सरकार तो बेबस हो गई थी। सरकार तो जो मरीज़ थे उनको ना तो दवाइयाँ मुहैया करा सकी, ना बेड मुहैया करा सकी, ना उनको ऑक्सीजन दे सकी, ना उनके लिए कहीं इंजेक्शन मुहैया करा सकी। फंगस जो बीमारी थी उसके इंजेक्शन तो आज तक भी सरकार के पास नहीं है। दावे तो बड़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार के पास रोकथाम करने के बजाय लोगों को कैसे परेशान किया जाए उस पर ज़्यादा ध्यान है। आज सरकार दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रही है। आज सरकार की मंशा ये नहीं है कि कोरोना की महामारी से लोगों को बचाया जाए, तो कैसे पैसा है उस काम में लगे हुए। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, हजारों फॉर्म भी भरे जाते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? हमारी सरकार तो है ही नहीं, सरकार तो जिनकी है आप उनसे पूछो। मैं तो इस पर यह कहना चाहूँगा कि हालात आज ऐसे हैं कि हरियाणा जो एनसीआर में है, जो दिल्ली के चारों तरफ है, जहाँ इंडस्ट्रीज़ की बहुत बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जहाँ हमारे हर बच्चे के पास आज रोज़गार होना चाहिए था, आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गार अगर इस देश में किसी प्रदेश के बच्चे हैं तो हरियाणा के हैं। आज भी 26 पॉइंट कुछ लोग जो हैं बेरोज़गार हैं यहाँ। तो सरकार के जितने भी दावे हैं केवल दावे हैं, बल्कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। यही हालात रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ बेरोज़गार की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, रोज़गार वालों की संख्या कम हो जाएगी। इसी बात को बढ़ाते हुए आप चैनल के माध्यम से हमें ये बताइए कि इस बार हरियाणा सरकार ने किसानों को मुंह मांगे जो फसल के दाम हैं वो दिए हैं और उनकी फसलों में बढ़ोतरी भी हुई है और आगे भी किसानों की भलाई के लिए सोच रही है। तो आप इस बात को संक्षिप्त रूप से चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। सरकार आप कहते हो मुँह मांगे दाम दिए, सरसों में लूट लिया, धान में लूट लिया, गेहूँ की आज तक पेमेंट नहीं हुई लोगों को। आज भी किसान की गेहूँ जो है पूरी तरीके से सरकार खरीद नहीं पाई। किसान तो परेशान है, इसीलिए तो किसान सड़कों पे बैठे। ये तो सरकार के केवल दावे हैं, लेकिन हालात और हकीकत और हैं। मुझे लगता है कि आप मंडी में अब तक गई नहीं। हम मंडी में गए हैं और हमने ये भी देखा है कि आप तो खुद स्वयं किसानों के साथ सड़क पर बैठ गए थे। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि मजबूत इरादे वाले हो, जो करते हो वो करके दिखाते हो। नहीं, मंडी में जा कर के आड़तियों से, किसानों से पूछो कि क्या हकीकत है, किसान की फसल सरकार खरीद रही है कि नहीं खरीद रही, मंडी वालों को आड़त मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो आपको बताएंगे। किसानों की दशा के बारे में, किसानों की दुर्दशा के बारे में बहुत अच्छे से संक्षिप्त रूप से हमें ये बार बार बता रहे हैं चौटाला जी। इनका किसानों के प्रति प्यार प्रेम आप सब देख रहे हैं और चैनलों के माध्यम से हर बार हर तरह की न्यूज़ में दिखता भी है। और इसी के साथ मैं चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय दिया आपने और ख़ास मौके पर आप आए हैं। ख़ास मौका मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल का आज ये वेरी फर्स्ट डे था और वेरी फर्स्ट इंटरव्यू था जो कि हमने चौटाला जी से लिया है और बहुत सारी बातें इन्होंने संक्षिप्त रूप से आप सब लोगों के सामने रखी है। और हाँ, बस ये इंटरव्यू यहीं तक ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, नई शख्सियत के साथ नए तरीके से फिर से मिलेंगे। और हाँ, जाते जाते एक बात और सही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।